नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर भाव ऑल टाइम हाईज के होने की वजह से यहां पर फिजिकल मार्केट में बिक्री गिरती हुई नजर आई है। ज्यादातर रिपोर्टर्स और अगर ज्वेलर्स की माने तो करीबन 50 से 60% यहां पर बिक्री फिलहाल गिरी है। क्या है इसके रीजंस, क्या कर रहे हैं ज्वेलर्स, जाने बताएंगे उनसे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 5 महीने के हाईज के आसपास यहां पर स्तर हैं। कच्चा तेल $87 पर बैरल के अब करीब है, और अगर इस साल की बात की जाए तो करीबन 13 से 14% की तेजी हम अब तक क्रूड प्राइसेस में देख चुके हैं। साथ ही बात करेंगे कपास की, जहां पर नए आंकड़े आए हैं यहां पर फसल को लेकर, और उसका क्या एनालिसिस है वो भी आपके पर लेकर आएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया, HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता, और कॉटन पर बात करेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा से। लेकिन एक नजर पहले यहां पर डाल लेते हैं कच्चे तेल पे, क्योंकि भावों में लगातार यहां पर तेजी है। अनुज, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, क्योंकि अब हम 87 के पार हैं, जो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, उसके बावजूद भी 5 महीने के हाईस पर। मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक देखेंगे तो करीबन 14% के आसपास क्रूड के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। M6 में करीबन 6,800 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो क्रूड के यहाँ पर हमने पॉजिटिव बनते हुए देखे। बट हाँ, अब अगर हम देखें तो $90 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं $90 को मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्योंकि प्राइस काफी बढ़े हैं तो ओपेक मेंबर्स की तरफ से जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि जहां उन्होंने पहले प्रोडक्शन कट किया था लोअर लेवल्स पे, अब हो सकता है कि हायर लेवल आने की वजह से यहाँ पे वो प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए दिखाई दें। हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग क्रूड में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सेल कॉल मुझे लगता है कि देखने को मिल सकती है। करीबन 6,860 के आसपास बिकवाली करें, 6,780 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6,920 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 6,780 तक देखा जा सकता है। हालांकि हमें लगता है कि भाव अभी 85 से लेकर $90 के बीच मूव कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। मगर एक लंबी अवधि की अगर बात करें तो अभी भी एक जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर $90 के ऊपर लेवल जाते हैं तो फिर 95 से लेकर $100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन कंसर्न्स की वजह से यूएस में इन्वेंट्री डाउन होने की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया था। अगर सप्लाईज बढ़ती हैं तो फिर भाव कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। ऑल राइट, ये बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त स्टार्टअप कुंभ में बात कर रहे हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है, और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है। वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है, और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं। 300, 400 की संख्या में है, और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया। पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी।
इतने कम समय में। साथियों, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। हमारे यहां पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले, और वहां महाराष्ट्रियन परिवारों से हमारा नाता जरा ज्यादा था, तो गायकवाड़ी स्टेट है। तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है? अरे मुला फाल छाना है। अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या? सरकारी नौकरियां है बस। तो अब बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है, यार करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारी यहां धारणा बन चुकी थी। ऑलराइट, प्रधानमंत्री बात करते हुए वहां पर कि कैसे जो पूरा मॉडर्नाइजेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स की तरफ है, और सभी फील्ड्स में अब यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं। और जैसे वो कह रहे थे, योगा से लेके एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारे बिजनेसेस में हमने यहाँ पर स्टार्टअप्स आते हुए देखे हैं। तो क्लियरली एक पॉजिटिव क्यूज़ वहाँ पर इकोनॉमी के हिसाब से आता हुआ। लेकिन बात अब यहाँ पर करेंगे कॉटन की, जहाँ पर पिछले कुछ समय बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। मल्टी ईयर हाइज छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली के साथ अब कॉटन में कारोबार। लेकिन बात हम इस पर करने वाले हैं कि जो लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं, अब वो भारतीय बाजारों में क्या दर्शाते हैं। अतुल गनात्रा जी हमारे साथ अब मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार। और कुछ इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है इंडियन क्रॉप के हिसाब से, कहां से और कैसे देखते हैं आप इसको, ओवरऑल नंबर्स को इंपैक्ट करता हुआ? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जो ये प्रोडक्शन के नंबर बढ़े हैं, उसमें कैसा हुआ, हमने जो फर्स्ट एस्टिमेशन किया था 294 लाख बेल्स का, वो हमारे हैदराबाद कॉटन कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर, उसमें हमने ये एस्टिमेशन रखे थे। और उसके बाद लास्ट 6 महीने में कोई चेंजेस किए नहीं थे। तो अभी जो हमने परसों जो मीटिंग 18th को बुलाई, उसमें नेशनल कमेटी की मीटिंग थी, और पूरे देश से, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 60 मेंबर्स ने ये फिजिकली मीटिंग अटेंड किया था। और उनके जो व्यूज आए, उसके ऊपर से हमने ये पूरी बैलेंस शीट बनाई, और प्रोडक्शन के फिगर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फिगर, कंजम्पशन के फिगर, काफी उसमें हमने चेंजेस किया। क्योंकि जो 70% हमारा ट्रेड के लोग थे, वो यहाँ उनकी अवेलेबिलिटी थी, तो हमारे को उनसे बहुत जानने को मिला और बहुत हेल्प हुआ एक अच्छा परफेक्ट बैलेंस शीट बनाने में। जी मनीषा जी। जी, तो इवन एज 15 लाख बिल का जैसे आपकी रिपोर्ट दिखाती है कि यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो क्लोजिंग स्टॉक है वहां पर इजाफा नहीं है इस सीजन में। तो कहां पर कैलकुलेशंस में चेंज हुआ है? जी देखिए, 15 लाख बेल्स का हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, उसके सामने हमारा जो एक्सपोर्ट का एस्टिमेशन पहले था 14 लाख बेल्स, जी। उसके सामने तो ऑलरेडी फरवरी तक 15 लाख बेल्स का शिपमेंट हो चुका है, और ये महीने मार्च में 3 लाख बेल्स का शिपमेंट और होगा, तो 18 लाख बेल्स तो 31 मार्च तक एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक्सपोर्ट का जो टारगेट था 14, वो 22 लाख बेल्स किया, तो 8 लाख बेल वहां बढ़ गया। और कॉटन का कंजम्पशन जो नया रिपोर्ट आया सीओसीपीसी का, उसमें उन्होंने कंजम्पशन 311 से 317 लाख बेल्स किया, तो हमने वो 7 लाख बेल कॉटन का कंजम्पशन बढ़ाया। तो जो प्रोडक्शन 15 लाख बेल बढ़ा, उसके सामने एक्सपोर्ट और कंजम्पशन बढ़ गया, तो हमारा बैलेंस शीट जो 20 लाख था वहीं पे आ गया। जी मनीषा जी। जहां तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट नंबर्स यहां पर पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं, तो जो पहले के यहां पर अंदाज लगाए जा रहे थे वहां से अब कितना इजाफा है बाय द टाइम ये सीजन खत्म होता है? जी देखिए, करीब करीब 8 लाख बेल्स का इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में।
रीजन था मनीषा जी, क्योंकि जो इंडियन कॉटन था ना वो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने में वर्ल्ड मार्केट से 3 से 4 हजार रुपया सस्ता था। इसलिए अचानक से एक्सपोर्ट में डिमांड आई और 2 महीने में जनवरी और फरवरी में ही 10 लाख बेल का शिपमेंट हो चुका। तो इसलिए एक्सपोर्ट तो बढ़ाना था, हमने 22 लाख का एक्सपोर्ट का अनुमान रखा है, मगर ये शायद 25 लाख बेल भी हो सकता है, क्योंकि अभी 6 महीना बाकी है और हर महीने हम जैसे नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश वगैरह है, वो उनकी काफी मिलें जो है वो इंडिया पे ही चलती है और सबसे फास्ट कॉटन उनको इंडिया से ही मिलता है। तो अगर रेट ज्यादा भी होंगे तो भी बांग्लादेश तो कॉटन एक्सपोर्ट जाने वाला ही है। जी मनीषा जी। ऑल राइट। आज एक और चीज़ जो फैक्टर्स जो हम देखते हैं जब हम कॉटन की बात करते हैं कंजम्पशन और भावों के लिहाज से, वो है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया या सीसीआई की जो बैलेंस शीट है, वो इस वक्त आपको कैसी नजर आती है? जी देखिए, सीसीआई के पास इस साल उन्होंने एमएसपी पे 33 लाख बेल्स का प्रोक्योरमेंट किया है, पर उन्होंने पहले सेल चालू किया था जो रेगुलर सेल था, जिसमें वो ट्रेडर, एक्सपोर्टर, स्पिनिंग मिल सबको सेल करते थे। मगर 15 दिन पहले उन पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन आए तो उन्होंने सबको, ऐसा इंडस्ट्री का कहना था कि अगर सीसीआई ट्रेडर और एक्सपोर्टर को माल बेचेगी तो आगे चल के हमारे लिए माल नहीं रहेगा, शॉर्टेज होगा, हमारी मिलें बंद हो जाएगी। तो उसके ऊपर से सीसीआई ने ट्रेडर और एक्सपोर्टर को माल बेचना बंद कर दिया है। Okay. और अभी सिर्फ स्पिनिंग मिल को माल बेच रहे हैं, एक्चुअल यूजर को माल बेच रहे हैं। तो उनका भी एवरी डे 25,000 से लेके 50,000 बेल का सेल स्टॉक से वो कर रहे हैं और के स्टॉक के सेल की वजह से ही मार्केट थोड़ा कंट्रोल में है। Okay. नहीं तो मार्केट इमीडिएटली बढ़ जाता। मगर सीसीआई की तरफ से सेल चालू होने से, सप्लाई चालू होने से मार्केट अभी रुका हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि अगर रोज 25 से 50,000 गांठ सीसीआई की बिकती रही तो जून जुलाई महीने तक सीसीआई का जो स्टॉक है वो सारा बिक जाएगा। जी मनीषा जी। तो इन सब के मद्देनजर फिर प्राइसेस आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स अच्छी खासी उठापटक रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी काफी हद तक इंडियन मार्केट्स ने यहाँ पर फॉलो किया है, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन है, अब आगे की रेंज कैसी बन सकती है? देखिए, ये हमारा जो मार्केट है ना, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारा मार्केट यूएसए आइस फ्यूचर को फॉलो करता है। तो आइस फ्यूचर जो बढ़ के 103 सेंट हो गया था वो अभी 93 सेंट हो गया है। तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट अभी इंडिया का स्टडी हुआ है। और जो इंडिया का मार्केट डिस्काउंट में था, जो रेट हमारे इंटरनेशनल प्राइस से कम थे, वो अभी एट पार हो चुके हैं। मगर हमें ऐसा लगता है जो हिसाब से इंडिया में कॉटन का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, वो हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वालों दिनों में इंडिया का जो डिस्काउंट था वो तो निकल गया। हमारे को ऐसा लगता है 500-600 पॉइंट प्रीमियम हो जाएगा। ये इंडियन कॉटन वर्ल्ड मार्केट से महंगा होगा। अभी थोड़ी थोड़ी जी, पॉइंट टेकन। वो भी तो और वो भी ऐसा लगता है कि अप्रैल के बाद अराइवल खत्म हो जाएगी। तो अराइवल खत्म होगी तो उसके बाद जो स्टॉकिस्ट है उसके पास ही माल लेना पड़ेगा। और जो हमने इंपोर्ट का एस्टिमेशन किया है 22 लाख बेल का, वो अगर अभी तक उसमें 3 लाख बेल आई है, तो अगर वो उतना इंपोर्ट नहीं आया तो शॉर्टेज, उसका असर मार्केट पे आता हुआ दिखेगा मनीषा जी। पॉइंट टेकन। अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो एक पॉइंट जो हम यहाँ से ले रहे हैं वो ये कि इंडियन जो कॉटन है वो यहाँ पर विश्व के हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम में जा सकता है, जिस तरह के फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर स्टैकअप होते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में किस तरह का रुझान है, और यहाँ पर आपको सीधा ले चलेंगे हम यहाँ पर घनश्याम ढोलकिया जी के पास दिल्ली में, इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं। ऑफ कोर्स यूएस फेड से पहले हल्की सी नर्वसनेस सभी एसेट क्लासेस में है, लेकिन अनुज यहाँ पर सोने में सबसे पहले रिएक्शन हम यूजुअली आता हुआ देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है और कैसे देखेंगे आप अब यहाँ पर स्ट्रैटेजीज? मनीषा जी देखिए, फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट आनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, और हम देख रहे हैं कि उसके पहले गोल्ड कहीं ना कहीं एक स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है थोड़े से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में रहेंगे। हालांकि अगर हम डॉलर वाइज देखें तो
कहीं ना कहीं 2160 $2170 एक मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो और डिमांड साइड भी देखेंगे तो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है वो फेडरल रिजर्व का जो स्टेटमेंट आना है आज रात को 11:30 बजे, उसका वेट करेगा और कल उसका डिसीजन आता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि जो उनका स्टेटमेंट है उसमें इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ ना कुछ डिसीजन आ सकता है, और हो सकता है कि कुछ शेड्यूल भी वहां पर वो देते हुए दिखाई दे। तो हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा एक स्टेबल फॉर्म में रहेगा, बट हाँ थोड़ा रेजिस्टेंस भी यहाँ पे फेस कर सकता है, क्योंकि 66,000 हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर है। तो यहाँ पर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में करीबन 65,700 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 66,000 का स्टॉप लॉस अगर टारगेट नीचे 65,200 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे में सेल एंड राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकती है, जो कि शायद अच्छी खबर हो सकती है खरीदारों के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई सोने के प्राइसेस पे हमने देखा था कि खरीदार कुछ यहाँ पर कम होते हुए नजर आए थे। लेकिन सेलिब्रेशंस यहाँ पर जारी हैं और कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया अब हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। और हम जानते हैं कि आप 20वां स्टोर यहाँ पर इंडिया में खोल रहे हैं और ये दिल्ली का चौथा स्टोर भी है। आपको शुभकामनाएं इसके लिए। जानना चाहेंगे कि किस तरह का एक्सपेंशन आप फिलहाल इंडियन मार्केट्स में होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक बड़े स्टोर्स, एक्सपेंशंस, फ्रेंचाइजीज, ये एक नॉर्म फिलहाल इंडियन मार्केट्स में लगता हुआ नजर आया है। थैंक यू मनीषा जी। सबसे पहले तो सभी कंज्यूमर को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे लिए प्राउड की बात है कि कृष्णा का ये 20वां शोरूम इंडिया में और दिल्ली में चौथा शोरूम का इनॉग्रेशन है। कृष्णा डायमंड जो है आज के कंज्यूमर को पसंद है और हरिकृष्ण ग्रुप सालों से विश्वास के दौर पे आगे बढ़ रहे हैं और ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो विश्वास पे है। तो कृष्णा की डिजाइन जो है पूरे इंडिया में सभी कंज्यूमर को पसंद है। पूरे इंडिया से अलग अलग सिटी में से, अलग अलग स्टेट में से फ्रेंचाइज की इंक्वायरी आ रही है। तो हमारा प्लान तो पूरा इंडिया में पहुंचाने का है। और कृष्णा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो सालों से कृष्णा का नाम था और उसके कृष्णा ब्रांड के साथ जुड़े तो और बढ़ गए। और अल्टीमेटली तो हम ऐसे आगे भी बोला था, फार्मर का लड़का है, लेकिन पिताजी ने 2 चीज बोला था, विश्वास और मेहनत। ये 2 चीज पकड़ के पूरे इंडिया में सभी जगह पे हम आगे बढ़ रहे। और विश्वास के साथ है तो सभी लोग हमारे साथ में भी जुड़ रहे। और हमारा लक्ष्य है हर घर कृष्णा, तो हर घर में पहुंचना चाहिए। वो हिसाब से कृष्णा का प्राइस जो है, वो जो डिजाइन है वो कंज्यूमर को पसंद आ रहे। 5,000 रुपीज में हम पेंडेंट दे रहे और 8,000 में सॉलिटर रिंग दे रहे, जो कंज्यूमर को पसंद आ रहे। और सबसे यूनिक है कि कृष्णा डायमंड हरिकृष्ण ग्रुप डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग है, ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग है। उससे बाकी सभी ब्रांड से हमारी प्राइस भी बेस्ट है और क्वालिटी भी बेस्ट है। और हम कंज्यूमर को ये भी वादा देते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे, कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो 90% कृष्णा में वापस मिलता है और 95% में एक्सचेंज है। और आज की तारीख में मनीषा जी, कृष्णा और आज के जो कंज्यूमर है इंडिया में, उसकी मन में पहनने की इच्छा है। मैं सभी को बोलता हूं, हम क्या बेचते, तो हम खुशियां बेचते। जब खुशियां बेचेंगे तो उसके घर में तो खुशियां रहेंगी। तो हमारा लक्ष्य हर घर में खुशियां आवे। जी घनश्याम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है मार्च में, तो किस तरह की नंबर्स के साथ आप फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब क्या प्लान्स हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर या 2024 के लिए कृष्णा की तरफ से? ये कृष्णा का 20वां शोरूम है और हमारा शॉप एंड शॉप है, जो 1500 से ज्यादा शोरूम में अवेलेबल है, जो रेगुलरली कृष्णा खरीदते हैं। अगले मार्च एंड तक हमारा है कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम 75 सेलिब्रेशन करें, तो और 55 ऐड करने का है। तो 75 लास्ट 2025 मार्च तक हमारा पूरा करने का प्लान है। और पूरा इंडिया में से स्प्रेड कर रहे और सभी जगह पे डायमंड की डिमांड है। और फॉरेन की ब्रांड इंडिया में आवे, उससे अच्छा हमारी इंडिया की ब्रांड जो कंज्यूमर सभी पहने, वो हमारा लक्ष्य है। तो पूरे इंडिया में हमारा एक्सपेंशन करने का प्लान है। अलग अलग बहुत सारे, अभी अप्रैल में देखूंगा तो बिहार में शोरूम ओपन होने वाला है, उत्तराखंड में शोरूम ओपन होने वाला है, बेंगलोर में शोरूम ओपन होने वाला है, ये दिल्ली में शोरूम ओपन वाला है। तो अक्षय तृतीया के पहले करीबन 5 से 7 शोरूम और कृष्णा का आने वाले हैं। घनश्याम जी, जिस तरह से एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, फिलहाल तो मार्च क्लोजिंग भी यहाँ पर हो रही है, तो अगला क्वार्टर ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा मांग शायद निकल के नहीं आए, बहुत बड़े सोने और ज्वेलरी की मूवमेंट शायद हम इंडियन मार्केट्स में होता हुआ नहीं देखें। तो ऐसे समय में ज्यादातर ज्वेलरी हाउसेस क्या प्लान करते हैं?
नहीं, उसमें इलेक्शन तो जरूर है, लेकिन अभी मनीषा बहन पहले जैसा इलेक्शन में नहीं है। अभी सभी चीज ये गवर्नमेंट ने बहुत बेस्ट कर दिया हुआ है कि 12 मास लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। और पहले था कि इलेक्शन के समय में मार्केट ठंडा रहता था, अभी तो अक्षय तृतीया आ रहा है तो उसकी और डिमांड आएंगी। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि भाई इलेक्शन की वजह से थोड़ा ठंडा रहेगा, और अभी तो वैकेशन का भी मूड रहेगा तो उसमें भी लोग खरीदते हैं। और इंडिया में जो धनतेरस के बाद सबसे बड़ा त्योहार जो है वो अक्षय तृतीया का है, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी। और गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का तो सबसे ज्यादा में ज्यादा वही समय में लोग खरीदते हैं। एब्सोल्युटली। घनश्याम जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, वो ये जैसे आपने कहा कि डायमंड एस्पिरेशंस भारतीय बाजारों में काफी स्ट्रांग हैं और अब तो छोटे डायमंड, रीचेबल डायमंड काफी एक्सेसिबल हैं क्रॉस इंडिया, तो किस तरह का क्या टिकट साइज है? और आप कहेंगे गोल्ड से ज्यादा लोगों का रुझान अब डायमंड की तरफ है, और टियर 2 टियर 3 सिटीज में हमने ये नंबर्स बेहतर होते हुए देखे हैं। उसमें क्या है मनीषा जी, पहले सभी के माइंड में ये था कंज्यूमर के डायमंड बहुत महंगा, कि डायमंड तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, डायमंड तो हायर लोग खाली पहन पाएंगे। लेकिन कृष्णा में और हमारा जो डायमंड का रेंज है, हम 10,000 से प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट करते हैं, से 2 लाख का भी है, 5 लाख का भी है, मतलब 10,000 तो कोई भी आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो हमने देखा हुआ है लास्ट 5 साल में कृष्णा का जो बहुत सारा कंज्यूमर पहले गोल्ड खरीदते थे, आज वो डायमंड खरीद रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है। दूसरा, हमारा पूरा प्राइस पूरे इंडिया में सेम है, तो कंज्यूमर ये दिल्ली में खरीदे, मुंबई में खरीदे या तो आगरा में खरीदे, किधर भी इंडिया में खरीदेंगे तो सेम प्राइस से मिलेगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी वाला है, जो भी बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ जो ग्रो होंगे उसका बिजनेस ग्रो होने वाला है। और कृष्णा का सबसे पहले से ये चीज में मानते हैं, हमने 2005 में जब भी कृष्णा लॉन्च किया था तभी पूरे इंडिया में सेम प्राइस रखा था, BSA हॉलमार्क के साथ रखा था, और स्टार्टिंग प्राइस भी बेस्ट है कि सभी लोग अफोर्ड कर सके। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है हर घर कृष्णा, तो वो हिसाब से कृष्णा का प्राइस होगा तभी हर घर में पहुंचा पाएंगे ना। तो अभी सभी रेंज में अवेलेबल है, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस जो है वो बेस्ट है कि जो गोल्ड खरीदते हैं उसके सामने अभी डायमंड खरीद सकते हैं। और कृष्णा के आज के कंज्यूमर खरीद भी रहे और दिल से, और बाकी कंज्यूमर को भी बता रहे कि आपको डायमंड ज्वेलरी पहनने का स्टार्ट करने का है तो कृष्णा के स्टार्ट करिए। पैसा ऐसा बहुत सारा कंज्यूमर है कि उसने डायमंड ज्वेलरी कृष्णा के स्टार्ट किया हुआ है, उसकी जर्नी में तो सबसे पहले उसके दिल में तो कृष्णा आ गया है। ओके। और जैसे आपने कहा कि 75 स्टोर्स यहाँ पर खोलने की एक्सपेक्टेशन है आने वाले साल में, उसमें से 20 खुल चुके हैं और 55 का एज ऑफ नाउ यहाँ पर आगे, जैसे आपने मेंशन भी किया, काफी सारी सिटीज एंड स्टेट्स में यहाँ पर खोलने के प्लान्स ऑलरेडी हैं। बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको घनश्याम जी ये वाला स्टोर खुलने पे, और ऑफ कोर्स नजर रहेगी और किस तरह से यहाँ पर और नंबर्स बढ़ते हुए हम देखते हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल शो में इतना ही समय है। शुक्रिया हमें वॉच करने के लिए। ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार पर होगी नजर।